दोस्तों, आपने कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि वो महान कवि तथा नाटककार बन गए और विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना की। दोस्तों, कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महान कवि कालिदास की जीवन कथा। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष के आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु ग्वाले ने किया, जो कि वह भी अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में हाथ बंटाते थे तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता था वो गांव के काली मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी विद्योत्तमा, जो बहुत रूपवान और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे चिंता है कि विद्योत्तमा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और गुणवान वर कहाँ मिलेगा। उनकी पत्नी ने कहा, वरुचि सब प्रकार से उपयुक्त है। वे विद्वान तो हैं, किंतु विद्योत्तमा को मनाना सहज नहीं है। राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। वरुचि ने जब यह सुना तो उसने राजकुमारी की चुनौती स्वीकार कर लिया। विद्योत्तमा वरुचि की चुनौती सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे वरुचि पसंद नहीं था और वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्तमा ने शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी, आप संकेतों द्वारा ही उत्तर देंगे। तब विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई, परंतु वरुचि को कुछ समझ नहीं आया और उसने हार मान ली। विद्योत्तमा खुशी से फूल उठी और उसने वरुचि को धन्यवाद कहा। वरुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्तमा से बदला लेने का संकल्प लिया। घर जाते वक्त वरुचि को मंदबुद्धि कालिदास दिखे, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर बैठे थे। उसने कालिदास से कहा, अरे वो मंदबुद्धि आदमी, ये क्या कर रहे हो, तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने कहा, तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो। वरुचि अपने रास्ते चला गया। वो कुछ ही दूर गया था कि कालिदास नीचे गिर पड़े। उन्होंने वरुचि से कहा, यह तुमने कैसे जाना कि मैं गिर जाऊंगा? वरुचि ने कहा, इसमें जानने की क्या बात है, जो भी देखा वही बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। कालिदास ने कहा, पर मैं तो नहीं समझा, तुम जरूर कोई ज्योतिषी लगते हो, तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने पैर पकड़ लिए और कहा, मुझ पर दया करो और बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वरुचि ने मन में सोचा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए ये मंदबुद्धि सबसे उपयुक्त है। उसने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह होना लिखा है। वरुचि कालिदास को अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वरुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वरुचि ने कालिदास से कहा, ध्यान रहे राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना और ओम स्वस्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के पास पहुंचते हैं, तब कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और ओम स्वस्ति के बजाय युष्ट का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि कालिदास क्या बोले। तब वरुचि स्थिति को संभालते हुए कहता है, महाराज, ये बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है। वरुचि आगे बोलता है, महाराज, ये विद्वान ब्राह्मण कालिदास है, ये आपकी पुत्री विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं।
राजा ने कालिदास को विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। वरुचि ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना, सभी प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देना, नहीं तो राजकुमारी के साथ विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले के तरह ही राजकुमारी ने एक अंगुली उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घुसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने समझा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग है तब तक इनसे कुछ विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। पंचतत्वों के एक रूप होने से ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है। अंततः विद्योत्तमा ने पराजय स्वीकार कर ली और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विद्योत्तमा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे, तभी बाहर किसी तीव्र स्वर को सुनकर कालिदास से पूछा, किमवत्ति? कालिदास ने उत्तर दिया, उट्रवत्ति। विद्योत्तमा ने उष्ट्र के स्थान पर उट्र का उच्चारण सुनकर कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा, नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गंवार वाला हूँ, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा। विद्योत्तमा ने जब यह सुना तो उसे आभास हुआ कि छलपूर्वक एक मंदबुद्धि संग उसका विवाह कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्तमा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु उसे एक मंदबुद्धि को अपने पति रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंदबुद्धि वाला हो। कालिदास मंदबुद्धि तो थे पर लज्जाहीन नहीं। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वो वहां से चुपचाप चले गए। अपमानित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं और माँ काली के मंदिर में जाते हैं। कालिदास माँ काली के परम भक्त थे, इसलिए वे माँ काली की प्रतिमा के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और कठोर तप करने लगते हैं। कालिदास धीरे धीरे अन्न जल का भी त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी माँ काली प्रसन्न नहीं होती। तत्पश्चात कालिदास अपना सर माँ काली की चरणों में समर्पित करने के लिए तलवार उठाते हैं, परंतु माँ काली प्रकट होकर कालिदास को रोक लेती है। कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली उन्हें विद्वान पंडित बनने का आशीर्वाद देती हैं। कालिदास ज्ञान प्राप्त कर अपने घर पहुँचते हैं और अपनी पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए आभार प्रकट करते हैं। राजकुमारी विद्योत्तमा बोलती है, इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी पत्नी हूँ। कालिदास बोलते हैं, तुम मेरी पत्नी थी, किंतु तुम्हारी वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्तमा यह बात सुनकर फिर से दुखी हो जाती है, पर कालिदास किसी भी तरह उसे पत्नी मानने को तैयार नहीं होते। अंत में राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास को श्राप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों होगी। कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जंगल में ही भ्रमण करने लगते हैं। एक दिन कालिदास घूमते घूमते धारा के राजा भोज के दरबार में पहुंचते हैं। राजा भोज कला तथा साहित्य के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। राजा भोज कालिदास की कविता सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने दरबार में ही रहने के लिए कहते हैं।
कालिदास राजा भोज की बात मान लेते हैं। एक दिन कालिदास को इच्छा हुई कि वो दरबारी जीवन पर नाटक की रचना करे। कालिदास नाटक की रचना करने लगते हैं, जिसमें मालविकाग्निमित्रम उनका पहला नाटक था। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त हो। कालिदास का पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम बहुत लोकप्रिय हुआ तथा उनका दूसरा नाटक शाकुंतलम ने भी और अधिक सफलता प्राप्त की। कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और ऋतुसंहारम नामक काव्यों की रचना की और उनकी ख्याति में 4 चांद लग गए। एक दिन राजा भोज ने कालिदास से कहा, तुम इतनी सारी कविताएं की रचना करते हो, परंतु मेरी प्रशंसा में कविता लिखने से इनकार क्यों करते हो? कालिदास ने कहा, महाराज, निस्संदेह आप एक महान राजा हैं, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है। राजा भोज कालिदास की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी अन्य कवियों की तरह मेरी गुणगान नहीं करते। कालिदास राजा भोज की यह व्यवहार से दुखी होकर राज दरबार को छोड़ देते हैं और किसी गांव में जाकर बस जाते हैं। कुछ समय बाद राजा भोज को पछतावा होता है और उनकी याद आने लगती है। तत्पश्चात राजा भोज कालिदास की खोजबीन शुरू करवाते हैं, किंतु कालिदास कहीं नहीं मिलते। एक दिन राजा भोज को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय सूझता है। राजा भोज अपने राज दरबार में जाकर कहते हैं कि जो भी सबसे नवीन कविता सुनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। फिर राजा भोज राज दरबार के सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाते तब तक आप लोग सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना। कविता सुनाने के लिए राज दरबार में अनेकों कवि आते हैं, परंतु राज दरबार के सभी पंडित उस कविता को पुराना बता देते हैं। जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ती है तो वो राजा की मन की बात भांप लेते हैं। कवियों को निराश होकर वापस लौटते देख उनको दुख होता है और वो राजा को कविता सुनाने के लिए सोचते हैं। कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी रास्ते चलते आदमी को बुलाकर कहते हैं, यह कविता राजा भोज को जाकर सुनाओ, उनसे कहना यह तुमने लिखी है, वे तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। वह आदमी उनसे कहता है, परंतु मैं ना कोई कवि हूँ ना कोई विद्वान, मैं यह कविता कैसे सुना सकता हूँ? इस पर कालिदास कहते हैं, मेरी बात मानो और यह कविता जाकर सुनाओ, तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वह आदमी कालिदास की बात सुनकर राजा भोज के दरबार में जाकर कविता सुनाने लगता है। कविता में कालिदास ने लिखा था, आपके पिता ने कभी मुझसे 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं, जो अब तक आपने उस धनराशि को नहीं लौटाया है। राज दरबार के सभी पंडित यह कविता सुनकर सन्न रह जाते हैं। वह आदमी उन सभी पंडितों से पूछता है, आप सब ने मेरी कविता को पहले कभी सुना है क्या? राज दरबार के सभी पंडित असमंजस में पड़ जाते हैं। यदि हाँ कहते हैं तो राजा को 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना पड़ेगा, यदि ना कहते हैं तो यह कविता नहीं मानी जाएगी। वह आदमी कहता है, यदि आपके विद्वानों ने मेरी कविता पहले न सुनी हो तो यह नहीं मानी जानी चाहिए और मुझे 1 लाख मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा भोज उस आदमी की चतुराई से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। राजा भोज उस आदमी से कहते हैं, क्या यह कविता तुमने खुद लिखी है? राजा की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा जाता है। राजा बोलते हैं, डरो मत, यह धन अब तुम्हारा हो चुका है, सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। वह आदमी बताता है, महाराज यह कविता मैंने नहीं, गांव में एक विद्वान है, उन्होंने ही लिखी है। राजा समझ जाते हैं कि यह कविता कालिदास ने ही लिखी है। उस आदमी से पूछते हैं, तुम्हारा कौन सा गांव है, मुझे उस विद्वान से मिलना है। वह आदमी राजा भोज को कालिदास के घर लेकर जाता है।
राजा भोज कालिदास से मिलकर कहते हैं, कालिदास, मैं समझ गया था कि यह कविता तुमने लिखी है। मेरी अनुचित बात भूल जाओ और दरबार में चलो। कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। इस मेल मिलाप के बाद भी उनमें मतभेद बने रहते हैं। जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती, कालिदास कहीं चले जाते थे और बहुत मनाने के बाद ही लौटते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कालिदास दरबार में आने से इनकार कर देते हैं। राजा भोज को यह जानने की इच्छा होती है कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए राजा भोज भेष बदलकर कालिदास के पास पहुंचते हैं। राजा कालिदास को देखकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं धारा नगर से आया हूँ। कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। राजा बोलते हैं कि उनका तो हाल में ही देहांत हो चुका है। कालिदास राजा की मृत्यु पर बहुत भावुक होते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं। तब राजा भोज अपने असली रूप में आकर बोलते हैं, कालिदास, आखिरकार आज तुमने कविता में मेरा गुणगान कर ही दिया। कालिदास राजा भोज को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका के नरेश कुमार दास कालिदास का बड़ा मान करते थे, फिर भी कालिदास उनके पास न जाने का निश्चय करते हैं। कालिदास सोचते हैं, यदि राजा कुमार दास को मेरे आने का पता चल गया तो वे राजा भोज को सूचना दे सकते हैं। अतः कालिदास किसी नर्तकी के यहाँ ठहर जाते हैं। राजा भोज की ही तरह कुमारदास भी साहित्य तथा कला के बड़े प्रेमी थे, इसलिए वो अपने नगर में ऐलान करवाते हैं कि जो कोई भी इस छंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। किंतु कोई भी उस छंद को पूरा नहीं कर पाता। तब एक नर्तकी यह बात कालिदास को बताती है। कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं, यह छंद तो बहुत आसान है, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। नर्तकी कालिदास से छंद की रचना करने के लिए कहती है। नर्तकी सोचती है कि इस छंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरस्कार देंगे, किंतु यह कालिदास ले लेगा। इसलिए वह कालिदास को पीछे से छुरा भोंक देती है, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी जब वह छंद कुमारदास को सुनाती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु कुमारदास छंद की शैली से समझ जाते हैं कि यह छंद कालिदास ने लिखी है। कुमारदास नर्तकी से पूछते हैं, क्या यह छंद सचमुच में तुमने लिखी है? सच बताओ, अन्यथा कालकोठरी में बंद करवा दूंगा। नर्तकी डर जाती है और बोलती है कि क्षमा करें महाराज, यह छंद मैंने नहीं लिखी है। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने रचनाकार की हत्या कर दी है। कुमारदास तुरंत नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। कुमारदास बोलते हैं, हे भगवान, थोड़े से धन के लोभ में इस दुष्ट नारी ने इस महान व्यक्ति के प्राण ले लिए। कुमारदास कालिदास का दाह संस्कार करवाते हैं। कुमारदास शोक से इस कदर डूब जाते हैं कि खुद भी उसी चिता में कूद पड़ते हैं, जिससे उनका शरीर भी जलकर राख हो जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ कालिदास की कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।